जाइए, पहले सवाल का जवाब आपसे मांगा जा रहा है कि परिवार जो एक संज्ञा है ये कैसी संज्ञा है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर मैं आपको पूरा, क्योंकि मेरा मानना है साथियों अगर एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो तरीका भी आपके लिए अच्छा होता है। अब यहां पर मैं आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन बता देता हूं। जैसे कि व्यक्तिवाचक, अगर किसी दुनिया में किसी का नाम आ जाए, जैसे कि मान लीजिए राकेश नाम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मान लीजिए सोनू नाम हो आ गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि सीता नाम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक। अगर यहां पर किसी दुनिया के व्यक्ति का नाम लिखा होता तो वो व्यक्तिवाचक होता। अच्छा, ये भाववाचक क्या है? जैसे कि मान लीजिए मित्रता शब्द आ जाए, ध्यान दीजिएगा शब्द किस टाइप के आ रहे हैं। मित्रता हो गया या साथियों दुश्मनी हो गई, ठीक है, दुश्मनी हो गई, या साथियों खटास हो गई या मिठास हो गई, ठीक है, क्या हो गई साथियों, मिठास हो गई। तो ये सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक की साथियों यहां पर अगर बात करें कि समूहवाचक, जैसे कि मान लीजिए कक्षा है तो ये एक समूह ही तो है, तो ये समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा सेना शब्द है तो ये आपका समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। बाजार शब्द की अगर बात करें तो ये भी साथियों कहीं ना कहीं समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। या अगर बात करें साथियों परिवार शब्द की तो परिवार शब्द भी आपका समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, जातिवाचक के अंतर्गत क्या क्या शब्द आते हैं? जैसे कि मान लीजिए नदी शब्द है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। पहाड़ शब्द है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। आदमी शब्द है तो ये जातिवाचक शब्द हो जाएगा। औरत शब्द है तो ये साथियों जातिवाचक हो जाएगा। जब आपको ना पता हो कि किसकी बात चल रही है, भैया नदी की बात चली, क्या पता किस नदी की बात चल रही है, तो जातिवाचक होगा। क्या पता किस पहाड़ की बात चल रही है, जातिवाचक होगा। क्या पता किस आदमी की, क्या पता किस औरत की बात चल रही है, जातिवाचक होगा। तो मेरा मानना है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर कोई भी शब्द आपसे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूह, जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, तो आप बता दोगे। अच्छा, मैंने हिंट आपको यहीं पर दे दिया कि परिवार शब्द में साथियों समूहवाचक संज्ञा होती है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस साथियों कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। देखिए साथियों आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपको मालूम है तो आप एक बार साथियों कमेंट में आंसर मुझे बता दीजिए। आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मालूम होना चाहिए और उसके अलावा आपको विश्व हिंदी दिवस भी मालूम होना चाहिए। क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आपको मालूम होना चाहिए और आपको साथियों विश्व हिंदी दिवस भी मालूम होना चाहिए। अगर विश्व हिंदी दिवस की हम बात करते हैं तो यह साथियों 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर बात करते हैं तो यह साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह साथियों 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग या अपादान कारक वाला वाक्य मुझे बताइए कौन सा है साथियों। देखिए हम कान से सुनते हैं। अब यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए, अब देखिए अगर कभी भी साथियों यहां पर से शब्द आ जाए तो से में साथियों क्या दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका करण कारक होगा, करण कारक होगा, या आपका साथियों अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा, करण कारक होगा साथियों, या आपका जो होगा वो अपादान कारक होगा। अगर साथियों देखिए दो चीजों का मिलन हो रहा है तो वहां पर आपका करण कारक होगा, लेकिन दो चीजें आपस में अलग अलग हो रही हैं, जुदा हो रही हैं, तो वहां पर अपादान कारक होगा। तो देखिए हम कान से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कान और सुनना ये अलग अलग नहीं है, ये एक साथ है, ये मिलन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, आपका करण कारक हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए मोहन से उठा नहीं जाता, मैंने आपको साथियों बताया था। अब देखिए मोहन से उठा नहीं जाता, यहां पर भी वैसे तो अगर वाच्य की बात करें तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। मोहन से उठा नहीं जाता तो कहीं ना कहीं मोहन और उठना अलग अलग नहीं है, ये साथियों एक ही साथ है। तो यहां पर भी अगर परसर्ग पूछते तो कर्ण परसर्ग आप लोग बता देते। अच्छा, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अब देखिए यहां पर जुदाईगी आ गई है, तोड़ लिया है नाता तो वो अलग हो गया है, तो इसलिए यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। रावण राम के बाण से, ठीक है, से मारा गया। अब यहां पर से है साथियों, क्या है, से है तो मैं कहूंगा देखिए
रावण राम के बाण से मारा गया, तो बाण पास में ही गया होगा ना, तभी तो साथियों मारा होगा, तो यहां पर मिलन हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर भी आपका करण कारक हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि आपादान कारक कहां पर है, अर्थात आपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला ही, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट मैं आपसे यही करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चौथा सवाल देखिए, कह रहे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक। देखिए अभी मैंने आपको कुछ शिक्षा दी थी, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वाक्य में से आ जाए और वहां पर कारक पूछा जाए तो वहां पर दो कारक हो सकते हैं, एक तो वहां पर साथियों करण कारक हो सकता है और दूसरा वहां पर साथियों आपादान कारक हो सकता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको साथ में यह भी बताया था कि अगर साथियों वहां पर क्या, अगर मिलन हो रहा होगा दो चीजों का तो वहां पर करण कारक होगा, लेकिन अगर अलग अलग हो रहे होंगे साथियों तो वहां पर अपादान कारक होगा। अब पेड़ से पत्ता गिरा तो यहां पर अलग अलग हुआ ना, पत्ता अलग हुआ पेड़ से, तो यहां पर तो अलग अलग हुआ, जुदाईगी हुई, तो मैं कहूंगा इसलिए यहां पर आपादान कारक हो जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर आ जाए का, जैसे कि सुनील का कुत्ता बहुत अच्छा है, तो यहां पर अगर का आ जाए तो पूछा जाए कौन सा कारक है, तो संबंध कारक आपको बताना है। तो इस टाइप से इन सवालों को साथियों आपको तैयार करते जाना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या पूछा जा रहा है ये मुझे बताइए। कह रहे कि कौन सा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए अभी मैंने आपको पहले सवाल में ये बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां कहां होती है। दुनिया में अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो क्या होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरी बात, अगर बात करें दुनिया में, अब जैसे कि नदी शब्द मैंने आपको बताया, ये तो जातिवाचक हो जाएगी, लेकिन अगर किसी नदी का नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी संज्ञा। क्या, अगर किसी नदी का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, या किसी पहाड़ का नाम आ जाए साथियों, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। किसी आदमी का नाम तो व्यक्तिवाचक, किसी औरत का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, हम लोग व्यक्तिवाचक आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हिमालय ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पहाड़ शब्द जो है व्यक्तिवाचक तो साथियों नहीं है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, यानी कि गीत गोविंद किसकी रचना है साथियों, मुझे बताइए। तो गीत गोविंद जयदेव की, रामदेव की, बेनी प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो ये जयदेव की रचना है। गीत गोविंद रचना किसकी है साथियों, जयदेव की रचना है। और उसके अलावा देखिए यहां पर अगर हम बात करते, ये क्या आ गया, गीत गोविंद यहां पर आ गया, जयदेव की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों रति मंजरी किसकी रचना है। रति मंजरी अगर आपसे पूछा जाए तो रति मंजरी भी साथियों जयदेव की ही रचना है। और अगर बात करें गीत गोविंद या रति मंजरी दोनों किसकी रचना है, जयदेव की रचना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये क्या है, मधुर रस। ये तो भाई कुछ दिक्कत लग रही है इस सवाल में, इसलिए इसको स्किप कर देना होगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसे उज्जवल रस या मधुर रस कहा जाता है, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। देखिए उज्जवल रस की अगर बात करें तो, या मधुर रस की अगर बात करें तो भक्ति रस को कहा जाएगा, क्रोध को थोड़ी ना, हास्य को थोड़ी ना, वत्सल को भी नहीं। तो उज्जवल रस और मधुर रस किस रस को कहा जाता है, भक्ति रस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथियों बड़े ही टॉप लेवल का है, आपके एग्जाम में आने वाला ये सवाल है। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाँ, अब देखिए 1 से 2 सवाल आपके ऐसे पूछे जाएंगे, 4 वाक्य आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए, या ये भी हो सकता है 4 वाक्य दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा इसमें से अशुद्ध वाक्य बताइए। तो कहने कि देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, तो यहां पर अगर बात करें, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, ये सही होगा। या देखो फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं, या देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार रहे हैं, ये नहीं होगा, ऊपर ये वाला गलत हो जाएगा। तो अब इसमें से मुझे बताइए कौन सा सही है, फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं या गुंजार रहे हैं। तो साथियों अगर बात करें, जो भिनभिनाना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, हाँ गुंजारना सही लग रहा है, तो इसलिए शुद्ध वाक्य आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा आपसे जा रहा है कि कवि शब्द जो है ना, इसमें कौन सी संज्ञा है, मुझे बताइए। अच्छा, संज्ञा की अगर हम बात करें, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं साथियों, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम के साथियों 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 6 प्रकार होते हैं। तो मैंने आप देखिए, अभी हमें यहां पर पता नहीं है कि किस कवि
कवि की बात चल रही है, ठीक है। और मैंने आपको साथियों यहां पर बताया भी था पहले सवाल में कि जब हमें पता नहीं होता है किसकी बात चल रही है तो वहां पर साथियों जातिवाचक संज्ञा आता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी ना, बताई थी साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमें यहां पर भी पता नहीं है किस कवि की बात चल रही है, तो अगर पता नहीं होता है तो साथियों वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, सबसे पहले मैंने आपको हिंदी के 10 सवाल कराए, अब मैं आपको साथियों बिहार जीके के 10 सवाल करवाने वाला हूं। कितने सवाल साथियों? 10 सवाल करवाने वाला हूं। तो इसमें से चेक करिएगा जरा कि कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहे कि पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बसाई थी? पाटलिपुत्र का अब नाम क्या है साथियों? पटना है। और पटना कहां की राजधानी है साथियों? हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को सबसे पहले। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो साथियों ये कौन थे? ये बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ थे? नहीं। बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ भी नहीं थे। ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। कौन? स्वामी सहजानंद साहब जो थे बिहार के किसान आंदोलन के साथ थे। अगला देखिए, कह रहे कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो मैं कहूं साथियों डॉक्टर अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो ये साथियों किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे बिहार में। उसके बाद देखिए कह रहे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो ये साथियों बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो पटना में हुई थी? ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? मुझे बताइए ऐसा कौन सा देश है जो बिहार से सटा हुआ है? मैं कहूंगा नेपाल वो देश है जो बिहार से सटा हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आम की वो प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो कौन सी है? दशहरी है, जर्दालू है, लंगड़ा है या सफेदा है? तो मैं कहूंगा साथियों सफेदा सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही उपजाया जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? साथियों मुझे बताइए, कोल कोयल का, सोन का या पुनपुन का? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों बिहार में जितनी नदियां बहती उनमें से जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल कहां से है? अमरकंटक से। अमरकंटक से यह नदी निकलती है। अगला देखिए करके संपूर्ण बिहार राज्य कहां पर स्थित है? तो संपूर्ण बिहार राज्य साथियों मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए करके बिहार में तेल शोधक कारखाना पटना में है, आरा में है, बरौनी में है या साथियों बाढ़ में है? तो बरौनी आपका जवाब हो जाएगा क्योंकि बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में ही है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो बिहार की अगर बात करें साथियों मखान की अगर बात करें, मखान के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है, पहले नंबर पर है। उसके बाद देखिए करके सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? बताइए। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है साथियों? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो नदी साथियों कौन सी है? नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसलिए सही जवाब आपका आगे है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। कह रही कि वायुमंडल में ओजोन गैस कहां पाई जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन गैस साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। क्या समताप मंडल में पाई जाती है? अच्छा, यहां पर अगर हम शोभ मंडल की बात करें, अगर आप जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये हमारी और आपकी पृथ्वी है। क्या है साथियों? ये हमारी और आपकी पृथ्वी है, यहां पर हम लोग रह रहे हैं। ये जो पहली परत है, क्या जो पृथ्वी की पहली परत है, इस परत का नाम क्या है साथियों? इस परत का नाम है शोभ मंडल। क्या नाम है साथियों? शोभ मंडल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा, देखिए अच्छा मुझे ये बताइए, जो भी आंधी आएगी, जो भी वर्षा आएगी, जो भी तूफान आएगा, मौसम खराब होगा, वो सब इसी मंडल में तो होगा, इसी परत में तो होगा। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए आंधी, तूफान, वर्षा, ठीक है, या मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी मंडल में होती हैं, तो साथियों आप बताएंगे शोभ मंडल में होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके यहीं पर एक परत होती है साथियों जिसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या? समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल का मतलब क्या होता है साथियों? सम मतलब समान ताप, समान ताप रहता है यहां पर। इसमें ना तो आंधी आएगी, ना तो तूफान आएगा, ना आंधी तूफान, ना वर्षा आएगा। तो कुल मिला के अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो कौन सी
ठीक है, मंडल में उड़ाए जाएंगे। अगर यहाँ पर क्षोभ मंडल में उड़ाए जाएंगे जो बिल्कुल लगी हुई है तो वो तो फिर आंधी तूफान में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए वो समताप मंडल में साथियों उड़ाए जाते हैं वायुयान, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, आंधी तूफान वगैरह यहाँ पर नहीं आते हैं। तो कुल मिला के वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद देखिए करके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था? बताइए। तो साथियों 1858 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत ही भारत में कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। और इनमें से अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं मुझे बताइए। तो अपश्रव्य तरंगों की अगर बात करें, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगे होती हैं, इन्हीं को अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। बिल्कुल, इसका परिणाम साथियों क्या है बताइए। तो इसका परिणाम क्या है? हीमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं तो रक्त का नहीं जमना, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह भारत की पर्वत श्रृंखला है जो कि सबसे प्राचीन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो यहां पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की अगर बात करें तो विशंबर दयाल थे। कौन थे साथियों? विशंबर दयाल थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बात कर लेते हैं करके पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र ग्रह आपको बता देना है। अगला सवाल देखिए करके वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। तो इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व था, मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश था। कौन सा था साथियों? अरुणाचल प्रदेश था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है बताइए। तो ये कहां पर है साथियों? ये कहां पर है? ये ओडिशा में है। बिल्कुल, मैं कहूंगा ये ओडिशा में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। करके भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा साथियों भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, किसके? महात्मा गांधी जी के। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद देखिए करके बैंकिंग क्षेत्र में जो एटीएम शब्द है, इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन होता है। टेलिंग मशीन नहीं होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या टोटलिंग मशीन में नहीं, टाइम मनी में नहीं, मैं कहूंगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये होती है एटीएम की फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए करके खगोलीय एकक क्या है मुझे बताइए। सवाल बहुत रिपीटेड वाला सवाल है, यानी कि बार बार एग्जाम में आने वाला ये सवाल है। पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को कहते खगोलीय एकक नहीं, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी को भी नहीं, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को कहा जाता है साथियों खगोलीय एकक। मैं कहूंगा ट्रिपल स्टार लगाकर साथियों इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा, या तो अपने मनोमस्तिष्क में या किसी नोटबुक में। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है बताइए। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये कहां पर स्थित है बताइए। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय साथियों कहां पर स्थित है? द हेग में स्थित है। और द हेग कहां पर स्थित है? द हेग साथियों नीदरलैंड में स्थित है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था, ये कब लड़ा गया था साथियों मुझे बताइए। तो तीसरा पानीपत का युद्ध, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1761 में तृतीय पानीपत युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है। मान लीजिए ये पूरी क्या है, पूरा विश्व है। तो अगर मान लीजिए साथियों ये पृथ्वी है, तो ये इस पूरे का कितना प्रतिशत है? 10% है, 20% है, 2% है या 17% है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहां पर बात करें कि पूरे, ठीक है, पूरी दुनिया में अगर जनसंख्या कितने प्रतिशत है भारत में, क्या जनसंख्या कितनी प्रतिशत है भारत में, तो आपको ध्यान रखना है 17.5% है। क्या 17.5% है?
ठीक है, 17.5% तो जनसंख्या है, लेकिन बेइंसाफी देखिए भारत को क्षेत्रफल कितना दिया गया है, जमीन कितनी दी गई है, सिर्फ और सिर्फ 2.42 यानी कि 2.5% जमीन दी गई है। तो क्षेत्रफल की बात आए तो 2.5 लगा देना यानी कि 2.42% लगा देना। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए पूरे विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत रहती है, यानी कि अगर 100% जनसंख्या यहां है तो लगभग 17 से 18 लोग भारत में रहते हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ है। इसलिए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश अपना भारत है। उसके बाद देखिए करके विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है साथियों, ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करके भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो सवाना घास के मैदान है ये कहां पर स्थित है, अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो भी मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि अफ्रीका में ही सवाना घास के मैदान है। अगला देखिए कह के लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है बताइए। तो इसके लेखक की अगर बात करें महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या मौलाना आजाद, तो अरविंद घोष अगर आपने चुना है तो आपका चयन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है बताइए। तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए ना साथियों ये कब कब हुए, देखिए 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा हुआ, 1932 में तीसरा हुआ। कांग्रेस ने जो भाग लिया था वो 1931 वाले में लिया था, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुए थे साथियों, लंदन में हुए थे। कहां पर, लंदन में हुए थे। अगला है करके भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी, ये कहां पर स्थित है बताइए। तो इसकी अगर बात करें ये कहां पर साथियों, इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में कितने अनुभाग होते हैं, तो 14 अनुभाग होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहे कि भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इनका नाम सीवी रमन था। क्या इनका नाम था, इनका नाम सीवी रमन था। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है ये आपको यहां पर साथियों बताना है। क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों बताइए। चलिए साथियों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, आपसे साथियों रिक्वेस्ट है। तो बताइए साथियों क्या जवाब होगा, मूंगफली, मक्का, कपास या सरसों। देखिए यहां पर अगर बात करें हम लोग तो सरसों आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बतला दे रहा हूं। मैं आपको साथियों देखिए रवि की फसल बता दे रहा हूं कि रवि की फसल कौन कौन होती है, ठीक है, रवि की फसल के बारे में बता दे रहा हूं। और उसके अलावा साथियों मैं आपको खरीफ की फसलें बता दे रहा हूं, और उसके अलावा मैं आपको साथियों जायद की फसलें बता दे रहा हूं। इतनी बात क्लियर है। अगर यहां तक साथियों आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका एक सवाल साथियों बड़े ही आराम से बन जाएगा। देखिए रवि की फसलों की अगर हम बात करें तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और काट कब ली जाती है साथियों, लगभग मार्च के आसपास काट ली जाती है, मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। तो अच्छा यहां पर अगर बात करें साथियों कि इसमें कौन कौन सी आती हैं, ठीक है, तो रवि की फसलें जैसे कि गेहूं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि गेहूं जो है ये रवि की फसल है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें जौ हो गई, ये भी रवि की फसल, जौ हो गई, चना हो गई, ठीक है, चना हो गई, और साथियों मटर हो गई, चना हो गई, मटर हो गई, ठीक है ना, चना हो गई, मटर हो गई, और साथियों सरसों हो गई। अच्छा यहां पर एक चीज है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, मैंने कहा सरसों, क्यों, क्योंकि सरसों साथियों रवि की फसल है, ठीक है ना, ये रवि की फसल है तो सरसों हो गई, ये बात साथियों। अगर यहां पर उसके अलावा बात करें खरीफ की फसल के बारे में बात करें तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में साथियों ये काट ली जाती है, अक्टूबर। अच्छा खरीफ की फसलें कौन कौन होती हैं, तो खरीफ में देखिए मेन जैसे कि ये रवि में गेहूं आ गया, तो खरीफ में क्या आ जाएगी साथियों, चावल की फसल आ जाएगी। ज्वार, बाजरा, मक्का, क्या साथियों, ज्वार, बाजरा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें कहलाई जाती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा साथियों तिल और मूंगफली, क्या, तिल और मूंगफली, ये भी साथियों खरीफ के अंतर्गत ही आती है। अच्छा जायद की अगर बात करें तो ये साथियों मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, ठीक है ना, मार्च अप्रैल में, और वही जून जुलाई में काट ली जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे कि तरबूज की फसल आती है, तरबूज हो गया, ठीक है, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। उसके अलावा ककड़ी खीरा हो गया, समझ गया ना साथियों,
ककड़ी और खीरा हो गया, ककड़ी खीरा हो गया, जो कुछ सब्जियां होती हैं। तो कुल मिला के ये चीजें आपको याद रखना है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका जवाब यहां पर साथियों क्या होगा। कहा क्या जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो मैं कहूंगा साथियों 6 माह की होती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि किस हार्मोन के स्रावन से हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो किस हार्मोन की बात चल रही है? एड्रीनेलिन हार्मोन की बात चल रही है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा, एसिटिक अम्ल करेगा। मैं कहूंगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि रिंग जो है ना, रिंग ये किस खेल से संबंधित है साथियों बताइए। तो रिंग की अगर बात करें साथियों ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किस खेल से? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अब यहां पर अगर बात करें एकदम से साथियों तो मैथ के सवाल आ गए। तो अब मैथ के सवाल साथियों आप लोग देखिए बहुत शानदार सभी के सभी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि वो कॉन्सेप्ट साथियों मैंने लिए हैं जो एग्जाम में हर एक एग्जाम में साथियों बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं साथियों, कभी भी अगर आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए 3/8 और 5/12 और 9/14, इसका क्या आपको निकालना है? इसका साथियों आपको एलसीएम निकालना है। तो अगर एलसीएम पूछे ऐसे नंबरों का तो आपको ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम 3, 5, 9 का एलसीएम निकालें, किसका? 3, 5, 9 का, 3, 5, 9 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या करेंगे? 3 से कट करें, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 से एक बार कट होगा और एक बार 5 से कट होगा। तो 3 3 9, 9 5 45, यानी कि इनका एलसीएम कितना निकल आएगा? इनका एलसीएम तो साथियों 3 3 9, 9 5 45, 45 निकल आएगा। ठीक है, अब इनका नीचे का एचसीएफ निकालोगे। इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे? 8, 12 और साथियों 14, इनका एचसीएफ निकाल लो। 2 से अगर कट करेंगे 2 चौक, 2 छंग, 2 सत्ते। अब देखिए अब नहीं ये कट हो पाएगा, तो मैं कहूंगा 2 आपका क्या हो जाएगा? 2 आपका साथियों एचसीएफ हो जाएगा 2। तो कुल मिला के अब आंसर पता कैसे लिखोगे? एलसीएम बटे एचसीएफ। तो 45/2, 45/2 आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45/2 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, करके किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में किसी धनराशि का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, वार्षिक ब्याज दर आपसे पूछी जा रही है, दर आपसे पूछी जा रही है। समय कितना दे रखा है साथियों? 2 वर्ष का आपको यहां पर समय दे रखा है, करके किसी धनराशि का मिश्रधन 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अभी कोई धनराशि मान लीजिए 1x है तो उसका, ठीक है, क्या किसी धनराशि का मिश्रधन 4 गुना, वो मिश्रधन की अगर बात करें 1 गुने से 4 गुना हो जाएगा, ये आपसे यहां पर कहा गया है। अच्छा साधारण ब्याज फिर क्या होगा? आपको पता है साथियों साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मिश्रधन में से मूलधन घटा दो। तो मिश्रधन कितना है साथियों? 4 गुना है, 4x है और ये x है, तो साधारण ब्याज कितना निकल आएगा साथियों? 3x निकल आएगा। तो 3x यहां पर साधारण ब्याज हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है। अब उसके बाद देखिए सूत्र होता है साथियों, दर पूछी जा रही ना, दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू टी, ये सूत्र होता है। तो निकाल लेते हैं साधारण ब्याज कितना आया है? 3x गुणा 100 यहाँ पर आया है, और P कितना है? x है, और साथियों T कितना है? T तो यहाँ पर 2 है। अब देखिए अब साथियों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, बिल्कुल 50 आ जाएगा। और उसके अलावा इस x से ये x चला जाएगा। r बराबर क्या बचेगा? 50 गुणा 3 यानी कि 150 यहां पर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 150% कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, दर कितनी है साथियों? 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर है, करके कितने समय में, यानी कि समय आपसे पूछा जा रहा है, करके 2000 रुपए का साधारण ब्याज 800 हो जाएगा। तो मूलधन कितना है? 2000 रुपए है, और साधारण ब्याज इस बार आपको दे रखा है साथियों 800 रुपए है। ठीक है, 800 रुपए। अच्छा अगर मैं मिश्रधन पूछूं तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो ये तो 2800 हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए अब कौन सा सूत्र लगेगा, जरा देखिए, यही सूत्र लगेगा। T बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा? P आ गया है,
तो टी ये आ गया है, तो पी और आर यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साधारण ब्याज कितना है, 800 है, और गुणा 100 लग जाएगा। पी कितना है साथियों, पी आपका 2000 यहाँ पर है, और साथियों आर कितना है, आर आपका 4% है। ठीक है, तो अब इसको साथियों एक बार कैंसिल अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे, देखिए ये ऊपर 2 0 2 0 कैंसिल, ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे यहाँ पर 40 आ जाएगा, और 4 से अब कट करेंगे तो यहाँ पर साथियों 10 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 10 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि समय पूछा था, समय कितना निकल आया, 10 वर्ष आपका समय निकल आया, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल सही है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। कहा जा रहा है कि मोहन, राकेश और सोनू ये किसी काम को 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन में समाप्त करते हैं। यानी कि मोहन करता है 10 दिन में, राकेश करता है 15 दिन में, सोनू करेगा तो करेगा 12 दिन में। यानी कि अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। इस टाइप का सवाल बहुत आसान होता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, मोहन अगर कोई काम कर रहा है तो वो 10 दिन में करेगा। उसी प्रकार राकेश अगर कोई काम कर रहा है तो वो साथियों कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। और सोनू वो अगर काम कर रहा है अकेला, तो सोनू अकेला साथियों 12 दिन में वो काम करेगा। अब हम अगला स्टेप करते हैं कि यहां पर एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि तीनों नंबर से कटे, तो वो नंबर मेरे हिसाब से 150 होगा। ठीक है, तो अगर 10 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे 12 एकम 12, 3 या 30 हो गया। नहीं भाई ये तो नहीं कट पाएगा, ये तो नहीं कट पाएगा। तो फिर कितना कट पाएगा, देखिए जरा 180 अगर लेकर देखें 180, तो इसको अगर 180 कर लें, हाँ ये 18 बार से कटेगा। ये कटेगा 15 एकम 15 और 15 दूना 30। ठीक है, और ये कटेगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, 80 है, ध्यान रखिएगा। अब इसका हमने पता ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया ये निकालने के लिए कि मोहन एक दिन में 18 काम करता है, सोनू एक दिन में 15 काम करता है, राकेश एक दिन में 12 काम करता है, और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 180। यानी कि अगर टोटल काम 180 है और एक दिन में अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो 18 + 12 + 15 हो जाता है। ठीक है ना, तो 180 भाग, इनको जरा जोड़िए आप लोग। ठीक है, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 30 40 45 45 हो जाएगा। इसको जरा कट करिए, 9 दूना 18, 9 पंजे 45, 5 चौक, यानी कि मैं कहूंगा 4 दिन में अगर तीनों लोग मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में साथियों वो काम समाप्त कर देंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कार की चाल अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी, साथियों बताइए। चलिए देखिए साथियों, एक कार की चाल की अगर बात करें, चाल हमको यहाँ पर कितनी दी गई है, चाल हमको दी गई है साथियों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके अलावा साथियों समय कितना दे रखा है, यहाँ पर अगर समय की बात करें तो समय साथियों सेकंड में दे रखा है। चाल दे रखी है साथियों किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय दे रखा है साथियों सेकंड में। तो अब हमें ये पता करना होगा कि साथियों आंसर हमें किस में चाहिए। आंसर हमें मीटर में साथियों चाहिए है, यानी कि इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे की जगह पे साथियों मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो अगर किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हमें 5/18 से साथियों उसकी गुणा कराना पड़ती है। 18 × 18, 18 × 3 = 54 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगी। यानी कि चाल अब 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई है। तो साथियों दूरी हमें निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होती है साथियों चाल गुणा समय। क्या दूरी बराबर होती है, चाल गुणा समय। और यहां पर अगर बात करें, चाल भी हमें पता है और समय भी हमें पता है। चाल कितनी हमें पता है, चाल साथियों 15 है और समय कितना है, 5 है। तो मैं कहूंगा 75 मीटर क्या हो जाएगी, 75 मीटर साथियों दूरी हो जाएगी। और दूरी 75 मीटर कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई। बहुत बढ़िया, गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए हानि कितनी होगी, मुझे बताइए। चलिए देखिए, इस टाइप के सवाल को आप कैसे करते हो, हमेशा अगर कभी भी इतने चीजों का क्रय मूल्य ये बराबर हो, अगर इतने चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, अगर ऐसा बराबर वाला साइन हो तो सिंपल सी बात है, आप लिख देंगे साथियों। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, 320 किलो का क्रय मूल्य, यानी कि आपने यहां लिख दिया 320 गुणा क्रय मूल्य, बराबर इधर आपने लिख दिया साथियों 40 गुणा विक्रय मूल्य, है ना, तो साथियों विक्रय मूल्य लिख दिया। अब आप एक काम करो, बराबर में है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को अलग एक तरफ कर लो। जैसे कि अगर साथियों क्रय मूल्य हमने यहां पर लिखा, ठीक है,
और ये बटे में विक्रय मूल्य नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये साथियों आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, बराबर ये 400 है तो 400 रहेगा, और फिर इसकी गुणा नीचे हो जाएगी, नीचे आ जाएगा भाग के साथियों 320 हो जाएगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य 400 रुपए है, हमने किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदा है और इसको हमने बेच दिया 300 रुपए में, तो नुकसान हो रहा है, नुकसान। तो कह रहे कि हानि कितनी हो रही है, नुकसान कितना हो रहा है, मैं कहूंगा 80 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि इस हानि को प्रतिशत में बदल के बनाओ, तो अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा होता है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है साथियों, 400 है, तो मैं कहूंगा इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 कम 4, 4 दूना 8, यानी कि 20% की हानि होगी। और 20% साथियों कहां पर ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए होते हैं। ठीक है, करेंगे एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए तथा 11 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। परीक्षा के पूर्णांक बताए, यानी कि कुल मिला के 700 में से नंबर मिले हैं, 900 में से 600 या 800 में से नंबर मिले। देखिए इस लड़के को 220 अंक मिले, लेकिन अगर इसको 11 नंबर और मिल जाते तो साथियों ये इसे इसके पासिंग भरे के मार्क्स हो जाते। क्या, 11 नंबर। अच्छा, कह रहे कि पासिंग मार्क्स जो है वो 33% है, यानी कि साथियों 33% की वैल्यू कितनी है, 220 प्लस 11 यानी कि 230 और एक 231, यानी कि 33% की वैल्यू अगर 231 है तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा जा रहा है, परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%। तो 33% की वैल्यू अगर 231 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, पहले हम निकाल लेते 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू क्या निकलेगी साथियों, ये नीचे आ जाए, ये 1% की वैल्यू हो गई। अगर 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से साथियों इसकी क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब यहां पर अगर बात करें, अब देखिए इतनी चीजें अगर आपको साथियों समझ में आ गई, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आगे भी नहीं लगेगी। चलिए अब इसकी साथियों हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर इसकी भाग कर लेते हैं। अगर हम इसको 3 से कट करें, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों, 21, 2 जाएगा, फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। मैं कहूंगा 700 परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा और 700 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वही बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 4500 रुपए है और इस 4500 रुपए मूल्य पर 3% की छूट दी गई है, तो खरीदार को साइकिल खरीदने में कितना धन देना पड़ेगा। देखिए अगर कोई किसी चीज का मूल्य 4500 रुपए है, अगर मैं कहूं 10% की छूट दी जाएगी तो इसको 90% में बेचा जाएगा, अगर 20% की छूट दी जाएगी तो इसको 80% में बेचा जाएगा। तो उसी प्रकार अगर साथियों 4500 मूल्य है, 3% की छूट दी जा रही है, यानी कि इसको 97% में बेचा जाएगा। ठीक है, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 97 की गुणा साथियों 45 से करा लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि साइकिल खरीदने में कितना धन देना पड़ा। तो 7 पंजे 35 हो गया, 9 पंजे 45 और 3 48 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया और 9 चौक 36 और 2 38 हो गया, 5 आ गया, 16 आ गया और साथियों 13, यानी कि 4365 रुपए देना पड़े। और 4365 रुपए कहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए में लिखे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।